नमस्कार। इस वीडियो में रीतिकाल के नामकरण पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है और इस काल का समय विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक माना गया है। आदिकाल के नाम के संबंध में जिस प्रकार विद्वान एकमत नहीं है, ठीक उसी प्रकार रीतिकाल के नामकरण के संबंध में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। साहित्यकारों ने इस काल को अनेकानेक नामों से सुशोभित किया, अलंकृत किया और सबसे पहले प्रामाणिक, विश्वसनीय और मौलिक साहित्य का इतिहास लिखने का सफल कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया। उनसे पहले मिश्र बंधुओं ने साहित्य का इतिहास लिखा था। उसे आदि, मध्य और अंत, इन तीन कालों में उन्होंने बांटा था, लेकिन उन्होंने न तो इस विभाजन के पीछे कोई आधार प्रस्तुत किया और ना ही कोई उनका विचार हमें इस संबंध में मिलता है। बस उन्होंने सामान्य विकास के आधार पर ही नामकरण किया था। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा था। वे इसके पीछे तर्क यह देते हैं कि इस युग की कविता में अलंकरण की प्रधानता थी, लेकिन इस तर्क को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। इस युग के कवियों ने रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य की रचना करते समय अलंकारों की भावानुभूति में तीव्रता लाने और वस्तु के गुण व्यापारादि में उत्कर्ष के साधन रूप में अपनाकर उसे साध्य मान लिया। इसलिए अलंकृत काल नाम स्वीकार्य नहीं रहा, क्योंकि इस युग के काव्य में केवल अलंकारों का बाहुल्य नहीं है, अपितु अन्य काव्यांगों का भी उचित रूप से विवेचन हुआ है। अलंकारों की तुलना में रीतिकाल के रचनाकारों ने रस निरूपण पर ज्यादा बल दिया है और अलंकृत जो विशेषण इस युग के नामकरण के लिए दिया गया वह लक्षण ग्रंथों पर भी लागू नहीं होता। काव्य के एक पक्ष यानी शिल्प का द्योतन करने के कारण और विभिन्न काव्यांगों और रस से संपन्न काव्यधारा होने के कारण भी अलंकृत काल विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार अलंकृत काल नामकरण बहुत ही संकुचित अर्थ का वाचक है, इसलिए विद्वानों ने अलंकृत काल नाम को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल इसे कलाकाल कहते हैं। उनके अनुसार यह नामकरण कला पक्ष पर विशेष महत्व देने के कारण दिया जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह बात ठीक है कि इस युग के कवियों के काव्य में कला पक्ष की प्रधानता रही, लेकिन उनके द्वारा शेष अन्य रचनाकारों ने भी हृदय तत्व को भी महत्व दिया है। इसलिए यह नाम उचित सा प्रतीत नहीं होता। कलाकाल नामकरण से इस युग की एक महत्वपूर्ण धारा, जिसका प्रतिनिधित्व घनानंद, आलम, बोधा जैसे महान कवि करते हैं, उसकी भी उपेक्षा होती है। जिस धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहा गया, इस तरह कलाकाल नाम भी एकांगी दृष्टि का सूचक है और वह इस युग की प्रवृत्तियों का वाचन करने में असमर्थ है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। वे मानते थे कि काल विशेष का नामकरण उस युग की आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर होना चाहिए, और क्योंकि श्रृंगारिकता इस युग की प्रमुख आंतरिक प्रवृत्ति थी, इसलिए इसका नाम श्रृंगार काल होना चाहिए,
क्योंकि प्रमुख प्रतिपाद्य विषय भी इस काल का श्रृंगार रस रहा है। अब बात उठती है कि इसको श्रृंगार काल कहा जाए या ना कहा जाए। तो ये कह सकते हैं कि भिखारी दास ने अपनी कृति काव्य निर्णय में कहा, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यानी इस काल के कवि खुद ही इसे श्रृंगार परक कविता कहने में संकोच करते हैं। तो फिर श्रृंगार काल कहना उचित नहीं है। लक्षण ग्रंथकारों और अन्य कवियों ने सिर्फ श्रृंगार रस का ही विवेचन नहीं किया, बल्कि अलंकार आदि पर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया। इसलिए भी और श्रृंगार नामकरण से भूषण, ग्वाल, सूदन और जोधराज जैसे प्रमुख कवियों का जो वीर रस से परिपूर्ण काव्य है वह उपेक्षितता लगता है। इसलिए इस युग के कवियों के काव्य में श्रृंगार परक काव्य या छंद सृजन मूल प्रवृत्ति न होकर आश्रयदाताओं की विलासी प्रवृत्ति को संतुष्ट करने का केवल एक निमित्त मात्र था। इसलिए यह नाम भी विद्वानों को स्वीकार्य नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल जी ने अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नामकरण किया इस युग का, और उनका कहना है कि रीति का सामान्य जो अर्थ है वह है पद्धति, शैली या प्रणाली। रीति शब्द का प्रयोग करते हुए उनका कहना है कि क्योंकि इस युग में रीति ग्रंथ यानी लक्षण ग्रंथों के निर्माण की परिपाटी लेकर कवि चले हैं, अधिकांश कवि लेकर चले हैं, तो इसलिए इस युग को रीतिकाल कहा जाना श्रेयस्कर है। और शुक्ल जी की बात को मैं रीतिकाल नामकरण पर हम विचार भी करें तो स्पष्ट होता है कि रस, अलंकार, नायिका भेद, गुण, वृत्ति आदि काव्यांगों पर लक्षण ग्रंथों की रचना इस युग के कवियों ने की। इसी आधार पर उन्होंने यह नामकरण किया। रीतिकाल नामकरण के विरुद्ध कुछ लोगों की धारणा यह है कि यह नाम उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस नाम की परिधि में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर जैसे कवि नहीं आते। तो इन कवियों ने अपने काव्य में लक्षण ग्रंथों का निर्माण तो नहीं किया, लेकिन किसी न किसी रूप में रीति का पालन तत्व विवेचन के रूप में इन्होंने किया है। इसलिए इन कवियों का काव्य भी हम उस रीति के अंतर्गत रखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अधिकांश लोगों ने यह माना कि रीति की प्रमुखता के कारण रीतिकाल नामकरण सब सही है, और रीति शैली या पद्धति विशेष पर कुछ न कुछ लिखने की प्रवृत्ति लगभग सभी कवियों की रही है। इस युग के अधिकांश कवियों ने रीति के सांचे में ढालकर ही कविता का प्रणयन किया। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने भी रीतिकाल नाम का समर्थन किया। वे कहते हैं कि कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की उपेक्षा होती है, रीतिकाल कहने से प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। इसलिए यह युग रीति पद्धति का युग था और यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। एक अन्य विद्वान इस संबंध में कहते हैं कि रीतिकाल से अभिप्राय उस काव्य साहित्य से है जिसकी सर्जना में कवियों का ध्यान प्रमुख रूप से काव्य के विभिन्न अंगों के निरूपण की ओर रहा है, और रीतिकाल हिंदी साहित्य का वो युग है जिसमें इस प्रकार की लक्षण ग्रंथों की रचना अधिकाधिक हुई है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में रचा गया अधिकांश साहित्य इसी प्रकार का है, इसलिए इसे रीतिकाल कहना उचित है। इस युग के कवि
ज्यादातर रीति या काव्य लेखन की परिपाटी से बंध कर चले। कुछ कवि ऐसे थे जो रीति के बंधन से मुक्त रहकर काव्य सर्जना में लीन थे। कुछ कवियों ने रीति को सिद्ध भी कर लिया था। रीति मुक्त और रीति सिद्ध दोनों प्रकार के कवियों की पृष्ठभूमि में भी रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का प्रौढ़ ज्ञान हम देख पाते हैं। इसलिए यदि इस काल को रीति काल कहा जाए तो सर्वथा उपयुक्त है और प्रवृत्ति संगत भी है। धन्यवाद।